हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे 4 अप्रैल 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि न्यूज़पेपर्स में मेंशन्ड है। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर्स में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, एंड गवर्नमेंट साइट्स में अगर हम बात करें तो पीआईबी प्लस ऑल इंडिया रेडियो को हम जो है वो फॉलो कर रहे हैं। टारगेट या अप्रोच की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारा जो टारगेट है वो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए करंट अफेयर एक साथ डिस्कस करना है। यानी कि हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर चल रहे हैं ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट अफेयर को मिनिमम से मिनिमम टाइम में कवर करें। और हमारी जो हर रोज़ की वीडियो रहती है वो 10 से 15 मिनट की रहती है, जिसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहते हैं दिन के उन सभी को डिस्कस करते हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस चेक कर सकते हैं हमारे इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग द करंट अफेयर एज वेल एज स्टैटिक जीके जो कि बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। प्लस साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पीडीएफ फाइल्स है इस वीडियो की वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इवन आप टेलीग्राम पर भी चेक कर सकते हैं जहाँ पर हम डेली के एमसीक्यूज़ जो है वो करते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक का जो 6th समिट है वो बैंकॉक में होने जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर गए हैं और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट बनने के बाद बांग्लादेश में पहली बार जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो बांग्लादेश के लीडर के साथ मिलेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट है यूएस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अनाउंस किया है टैरिफ जो कि रेंज कर रहा है फ्रॉम 10% टू 49%। और इसमें भारत के ऊपर अगर हम बात करें तो जो भारत का एक्सपोर्ट है यूएस के लिए उसके ऊपर 27% जो है वो टैरिफ लगेगा। डिस्पाइट यहाँ पर जो है वो अभी दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो वो ट्रेड एग्रीमेंट के रिगार्डिंग नेगोशिएशन चल रही है, तो उसके बावजूद भी जो है वो 27% जो है वो टैरिफ जो है वो इंडियन एक्सपोर्ट के ऊपर लगेगा जब वो यूएस के मार्केट में एंट्री करेगा। और प्रेसिडेंट जो यूएस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने साथ में ये भी कहा कि 2 अप्रैल जो है वो एज अ लिबरेशन डे जो है वो कहा जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस साथ में चाइना की तरफ से अगर हम बात करें तो चाइना ने कंसर्न रेज़ किए हैं कि जो ये टैरिफ जो यूएस ने लगाया है उसका मतलब ये हो गया कि ये जो है वो ट्रेड वॉर की तरफ जो है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट जो है वो देखी जा सकती है। फिर इससे पूरे वर्ल्ड पर जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा। एक तो ये पॉइंट हो गया। टैरिफ की अगर हम बात करें तो जनरली टैरिफ तब लगाती है कोई कंट्री जब वो अपने इंडिजीनियस जो उनकी खुद की जो उनके घर की जो उनकी कंट्रीज़ हैं उनके जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बचाना चाहे। यानी कि कोई कंट्री टैरिफ तब लगाती है जब वो अपनी जो उसकी होम कंट्री में जो इंडस्ट्रीज़ है उनको वो बचाना चाहे, उनको जो है वो एक फेयर कंपटीशन जो है वो देना फेयर कंपटीशन की जो फील्ड प्रोवाइड करती है। देन उसके बाद नेक्स्ट है पंजाब गवर्नर ने अभी स्टार्ट किया है फुट मार्च अगेंस्ट द ड्रग मेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और पंजाब के गवर्नर की अगर हम बात करें तो गुलाब चंद कतरिया, इन्होंने जो है वो शुरू किया है फुट मार्च। ये 66 डेज़ का जो है वो फुट मार्च रहेगा जो कि करतारपुर साहिब से लेकर जलियांवाले बाग तक चलेगा। टारगेट यहाँ पर है ड्रग्स जिस तरह से ड्रग मेंस इंक्रीज़ हो रहा है या ड्रग के जो केसेस पंजाब में देखे जा रहे हैं, इवन हिमाचल प्रदेश में भी अगर हम बात करें तो काफ़ी केसेस जो है वो ड्रग के अब देखे जा रहे हैं, तो उनको एड्रेस करने के लिए जो है वो यहाँ पर जो है वो फुट मार्च जो है वो शुरू किया गया ताकि एक पब्लिक अवेयरनेस जो है वो अगेंस्ट ड्रग जो है वो शुरू की जाए, स्प्रेड की जाए लोगों में। देन उसके बाद नेक्स्ट है कनेडी पया। ये इसको जो है वो अभी जीआई टैग मिला है। ये फर्स्ट ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है जिसको जो है वो जीआई टैग मिला है। और ये फर्स्ट हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट कहाँ का है? केरला का। जो याद रखना, फर्स्ट ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट फ्रॉम केरला टू रिसीव जीआई टैग। और जीआई टैग की अगर हम बात करें तो इसमें जो इंपॉर्टेंट रहता है वो ये कंसेप्ट कि 10 साल के लिए वैलिड होता है। एक बार अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया तो मैक्सिमम 10 ईयर के लिए रहेगा, उसके बाद इसको रिन्यू किया जा सकता है। और जीआई एक्ट याद रखना है 1999 का है जिसके अंडर जो है वो ये जीआई टैग दिए जाते हैं। देन उसके बाद कच्चाथीवू आइलैंड, ये अभी फिर से न्यूज़ में आ गया। और आइलैंड की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु जो असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उन्होंने फिर से पास किया है रेजोल्यूशन। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट से कि रिट्राइव किया जाए जो ये आइलैंड है इसको श्रीलंका से। अभी ये आइलैंड श्रीलंका के कंट्रोल में है। 1974 से जो है वो ये आइलैंड श्रीलंका के कंट्रोल में है। तो तमिलनाडु सरकार जो ये कह रही है कि इस आइलैंड को वापस से लेकर आया जाए। क्यों लेकर आया जाए ये इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसका। 285 एकड़ का ये अनइनहेबिटेड रीजन है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो रहने लायक प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। और ये कहाँ पर सिचुएटेड है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट में। अब यहाँ से जो इम्पॉर्टेंस है इस आइलैंड की वो समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैरीटाइम बाउंड्री बनाता है, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। उसके बाद ये जो जोन है ये फिशरी रिच जोन है। तो तमिलनाडु की जो इकॉनमी है उसके लिए फिशिंग जो सेक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 1972 में एक मैरीटाइम एग्रीमेंट के अंडर जो है वो ये जो है वो श्रीलंका की, जब वहाँ पर बाउंड्री एक जैसा होता है ना कि हम ज़मीन मेज़र करते हैं किसकी कितनी है, तो फिर श्रीलंका के पास निकल गया था।
देन उस टाइम पे हमारी जो सरकार थी उस टाइम की जो कंडीशंस रहेगी उनके अकॉर्डिंग उन्होंने इसके ऊपर क्लेम नहीं किया। देन उसके बाद अदर मैरीटाइम डिस्प्यूट्स अगर हम बात करें जो कि भारत या अदर कंट्रीज़ के साथ है भारत के, तो सर क्रीक जो कि 96 किलोमीटर का है और ये कहाँ पर है, अगर हम बात करें गुजरात में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। न्यू मोरे आइलैंड जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बे ऑफ बंगाल में है। तो ये दो इंपॉर्टेंट मैरीटाइम जो है वो डिस्प्यूट्स है, लैंड डिस्प्यूट जो याद रखने हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है, ठीक है, बलपाकरम नेशनल पार्क, ये मेघालय में है। ये कहाँ पर सिचुएटेड है, वेस्ट गारो हिल्स में, ठीक है। इसको जो है वो लैंड ऑफ परपेचुअल विंड्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो नेशनल पार्क है ये क्लोज है इंटरनेशनल बाउंड्री के, दैट मीन्स ये बांग्लादेश के जो है वो पास में सिचुएटेड है, जहाँ पर से अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर के अराउंड जो बिलो 100 किलोमीटर के अराउंड जो है वो डिस्टेंस रहता है इंटरनेशनल बॉर्डर का। इसको डिक्लेयर किया गया है नेशनल पार्क 1987 में। ये फेमस है, ठीक है, हिलॉक गिबॉन के लिए। और हिलॉक गिबॉन की अगर हम बात करें तो ओनली एप स्पीशीज़ फाउंड इन इंडिया, ठीक है, और ये सिर्फ इंडिया में ही देखी जाती है। और कहाँ पर, ये जो आपका जो है वो नेशनल पार्क है यहाँ पे, यानी कि मेघालय में। उसके बाद टाइगर यहाँ पर देखने को मिलता है। और बिन तुरोंग की अगर हम बात करें तो ये कैट लाइक ओमनीवोर है। ये जो ओमनीवोर हो गया, कार्निवोर होगा, कौन कौन सी स्पीशीज़ ओमनीवोर है, कार्निवोर, इस तरह के क्वेश्चंस ना यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो जो करंट में आ रहा है उसको तो हम प्रॉपर पूरा लर्न कर सकते हैं। इसका आईयूसीएन जो स्टेटस है दैट इज़ वल्नरेबल। आईयूसीएन की अगर हम बात करें तो इसको बनाया गया 1948 में। ओल्डेस्ट एनवायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। देन उसके बाद नेक्स्ट है नॉर्दर्न सेनिटल आइलैंड। ये आइलैंड जो है वो अंडमान निकोबार में है। ये आइलैंड फेमस है शैलो रीफ के लिए प्लस डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो यहाँ पर रहती है, दैट इज़ स्नेहलीज। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है शाहकार टैक्सी। ये रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने शुरू करी है। ये काइंड ऑफ अ न्यू कॉपरेशन जो है वो न्यू कॉपरेटिव बेस्ड टैक्सी है, यानी कि यहाँ पर जो है वो कॉपरेटिव सोसाइटीज़ को इन्वॉल्व किया जा रहा है और सरकार भी साथ में है यहाँ पर। इसमें जो है वो फिर जो हमारे ओला उबर है उनका एक अल्टरनेटिव ढूंढा गया है। लेकिन जैसे ओला उबर प्राइवेट सेक्टर पर वर्क कर रहे हैं, वैसे ही सरकार ने शाहकार टैक्सी शुरू की है कॉपरेटिव मॉडल के बेस पर, बिहाफ पर। उसके बाद नेक्स्ट है निधि तिवारी को जो प्राइवेट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया प्राइम मिनिस्टर का, और ये 2014 बैच आईएफएस ऑफिसर है। उसका नेक्स्ट है 59th जनीपीठ अवार्ड। इसको हम रिवाइज करेंगे क्योंकि जनीपीठ अवार्ड ऑलरेडी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। विनोद कुमार शुक्ला इनको अपॉइंट किया गया और इनको जो है वो अवार्ड मिला है, नॉट अपॉइंट किया गया, इनको अवार्ड मिला है। और किसके लिए मिला है, फॉर दीवार में खिड़की रहती थी के लिए जो है वो इनको जो है वो 59th जनीपीठ अवार्ड मिला है। उसका नेक्स्ट है एंटी डिफेक्शन लॉ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और 10th शेड्यूल में मेंशन है। 52nd जो अमेंडमेंट एक्ट है 1975 की, इसके थ्रू जो 10th शेड्यूल को ऐड किया गया। इसमें अगर हम बात करें एंटी डिफेक्शन के रिगार्डिंग, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है उसके पास पावर रहती है रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज़ और एमएलए। अगर हम एमएलए की बात करें तो स्पीकर के पास लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में, और अगर हम बात करें लोकसभा के केस में तो वहाँ पर जो है वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा, और राज्यसभा की अगर हम बात करें तो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के पास जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग पावर होती है। स्पीकर का जो डिसीजन रहता है, ठीक है, वो जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट होता है, ऐसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट में कहा है। देन उसके बाद क्या क्या ग्राउंड रहते हैं यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन के, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि उन मेंबर्स के लिए, फॉर मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई मेंबर वॉलंटरी जो है वो अपनी पार्टी की मेंबरशिप को आफ्टर बिकमिंग एमएलए एमपी रिज़ाइन करता है, छोड़ देता है। उसके बाद सेकंड इसमें आता है कि अ मेंबर वोटर्स, ठीक है, अ मेंबर वोट्स और अब्सटेन, ठीक है, पार्टी के जो विप होता है उसकी डायरेक्शन को, उसकी जो है वो उसकी डायरेक्शन जो उसने डायरेक्शन दिया वोट करने के लिए उसको फॉलो नहीं करता, या फिर विदाउट पीरियड परमिशन वोट करता है, तो उस केस में भी जो है वो आपका जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो अप्लाई होता है। देन उसके बाद फॉर इंडिपेंडेंट मेंबर्स अगर डिस्क्वालीफाइड, ठीक है, वो डिस्क्वालीफाई कब होंगे, इफ़ दे ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इलेक्शन। इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए और उसके बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो भी उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लग जाएगा। उसका नॉमिनेटेड मेंबर्स की अगर हम बात करें, नॉमिनेटेड मेंबर कब डिस्क्वालीफाई होंगे, अगर कोई वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं आफ्टर 6 मंथ्स, उनको विदिन 6 मंथ्स कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी होती है। तो अगर वो 6 महीने बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं तो वो भी डिस्क्वालिफिकेशन, उनकी सीट जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। इसमें एक्सेप्शन रहती है। एक्सेप्शन क्या रहती है, एक्सेप्शन ये रहती है कि अगर 2 पार्टीज़ मर्ज हो रही है, ठीक है, अगर 2 पार्टीज़ जो है वो मर्ज हो रही है तो उस केस में एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। प्लस साथ में एक पॉइंट आपको और भी यहाँ पर याद रखना है कि अगर
जैसे कि वॉलेंट्री अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ADL एग्जेम्प्ट, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर, जो आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, स्पीकर होते हैं, वो एक न्यूट्रल ऑफिस होते हैं, तो उनको यहाँ पर जो है एग्जाम्पशन दी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958, ये ईयर याद रखना बहुत ज़रूरी है, कई बार मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, तो याद रखना है। इसका एक्सटेंशन अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में जो है वो और बढ़ा दिया गया है, एंटायर मणिपुर इसमें अभी इंक्लूडेड है, 6 मंथ्स के लिए और एक्सटेंशन हो गया है इसका। और जो डिस्प्यूटेड रीजन है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के, तो वहाँ पर भी जो है वो एंटी डिफेक्शन कुछ रीजन में जो है वो लगाया गया है, जो एक्सपैंड कर दिया गया है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको रिस्टोर करना, पीस जो है वो रीजन में बना रहना चाहिए, ऐसा जो यहाँ पे सरकार का टारगेट रहे। देन उसका श्यामा कृष्णा वर्मा बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के, और इनका रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। अगर हम बात करें इनके बर्थ की तो 1857 में गुजरात में इनका बर्थ हुआ था, उनकी डेथ जो है वो 1930 में हुई थी। फ्रीडम फाइटर रहे हैं। इन्होंने जो है वो एक इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई थी 1905 में लंदन में, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी गई, याद रखना। इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है वो 1905 में इन्होंने लंदन में बनाई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत सारे जो रेवोल्यूशनरीज हैं उनको इंस्पायर्ड किया है, लाइक फॉर एग्जांपल वीडी सावरकर, प्लस साथ में इन्होंने इंडियन हाउस भी जो है वो बनाया था, और द इंडियन सोशलिस्ट ये एक जर्नल जो है वो इनका था जो इन्होंने फाउंड किया था। देन उसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बॉम्बे आर्य समाज भी रहे हैं, और इन्होंने वीर सावरकर जो है उनसे काफ़ी जो है वो इन्फ्लुएंस जो है। आई होप जो कंटेंट हमने डिस्कस किया ये आपको एग्जाम की हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।